नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो बड़ा अहमियत तलब है। बात यह है कि FATF की तलवार तो हमारे ऊपर लटक रही है। अब मामलात कुछ इस तरह के हैं कि ब्लैक मनी, ग्रे मनी या फिर ऐसा मनी जिसकी सोर्स जो है वाज़े ना हो, वो हमारे लिए मसला बन सकता है। 4 महीने लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने हमें नज़रसानी करने के लिए दिए हैं। हमने बहुत सारी शराइत तो मान ली हैं उनकी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा महसूस होता है कि वो मुतमईन नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी इंडियन लॉबी इसरार कर रही है, इसलिए वो हमें फ्री हैंड नहीं दे रहे। चंद लोगों की ये राय है कि ये मामला जेन्युइन है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बड़ा संजीदा और संगीन मसला है, तो इस वजह से दे वांट अस कि इस प्रॉब्लम का रिड्रेसल अभी हो जाए। और फिर ज़ाहिरी बात है FATF के अंदर अगर कोई भी गड़बड़ या मामला हो गया तो पाकिस्तान की पहले ही तिजारत के शोबे के अंदर जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है वो वर्सन हो सकती है। इट विल नॉट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर कोई मसला हो जाता है FATF के साथ, लेकिन डेफिनेटली अब एक जब मईशत दबाव का शिकार है, मज़ीद दबाव का शिकार हो सकती है। तो इसमें अब ज़ाहिरी बात है बहुत सारे सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए होंगे। अब FBR की इंगेजमेंट या इन्वॉल्वमेंट FATF के मामलात को हल करने के लिए मैं ऐसा महसूस करता हूँ होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है। तो अब ज़ाहिरी बात है अब शब्बर ज़ैदी साहब तो बीमार हो गए, तो अब बीमारी की वजह जो भी बने, स्ट्रेस और टेंशन, लेकिन ये मैं समझा नहीं, दूसरों को स्ट्रेस और टेंशन देने से खुद बंदा बीमार हो जाता है। नहीं समझा नहीं मैं, थोड़ा सा अगर डॉक्टर हजरात सुन रहे हो तो मैं समझना चाहता हूँ। सर, स्ट्रेस टेंशन खुद हो तो बंदा बीमार होता है या दूसरों को स्ट्रेस टेंशन देकर भी बंदा बीमार हो सकता है? हो सकता है भाई, पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। खैर, FBR की जब इन्वॉल्वमेंट होगी तो अब 2 सेक्टर्स आइडेंटिफाई हो गए। बोला रियल एस्टेट वालों, मैंने पहले कहा था फिर फंस जाओगे, अभी फिर फंस गए। तो रियल एस्टेट वालों का नाम तो हर जगह पर आएगा, और फिर उसके साथ साथ जेम्स एंड ज्वेलरी वाले भी जो हैं वो भी अब अंडर द माइक्रोस्कोप आ गए। ऐसा क्यों है, क्या वजह है? और फिर अगर इन दोनों को किसी ना किसी तरीके से डॉक्यूमेंटेड या फॉर्मल सेक्टर की तरफ लाया भी गया तो क्या हमें फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? रेवेन्यू के हिसाब से क्या फ़वाइद हो सकते हैं? हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान स्टूडियो के अंदर मौजूद होंगे। जन्नतुल्लाह वज़ीर साहब साबिक सीनियर मेंबर रहे हैं FBR के। इसके साथ साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर हम तिजारत तो सनत के शोबे से ऐसे लोग जो कि इन दोनों स्पेसिफिक एरियाज़ यानी रियल एस्टेट और जेम्स एंड ज्वेलरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे हम जान सकें कि ये जो चैलेंजेस हैं अब इनको ओवरकम कैसे करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जो है वो थोड़ी बहुत इस बारे में बात की कि अब FATF के सिलसिले के अंदर जेम्स ज्वेलरी और रियल एस्टेट वालों को टारगेट करने का इरादा रखते हैं कि भाई इनको किसी तरह इस नेट में ले आएँ। किस नेट में ले आएँ ये मुझे पता नहीं, इसकी वजाहत लेते हैं हम। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब। सर, आपको वेलकम करता हूँ शो में। साबिक सरबराह भी रहे हैं सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, उसके अलावा ताज सनतकार जो बिरादरी है उसमें जानी मानी शख्सियत हैं और बहुत सारी तंजीमों के सरबराह भी रहे। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही सर? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, अब बात ये है कि मैं जब देख रहा था अखबार में भी खबर आई तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा और अचंभे का शिकार हुआ कि अब FATF की जो भी शराइत हैं उनको क्योंकि कंप्लाई करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स को जो है वो एड्रेस किया जाए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इससे किस तरह के असरात मुरतब होंगे अगर FBR जो है वो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को जो है अब आके इन्वेस्टिगेट करेगी या जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। जी मेरा सवाल उनसे सिर्फ इतना है कि ये पाकिस्तान को बने हुए 72 साल हो गए। ज्वेलर्स पहले भी थे, ये जितने भी नाम उन्होंने आज दिए हैं सारे थे। पहले ये नेट में क्यों नहीं थे?
इसकी क्या वजह और उनको क्यों छोड़ा गया और क्यों नेट के अंदर नहीं? देखिए, आज प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान 22 करोड़ लोग रहते हैं, इसमें 22 लाख लोग टैक्स नहीं देते। तो आप मुझे बताएं, 1% जिसकी आबादी टैक्स न देती हो तो उसके अंदर कहां से आप उसको करेंगे? ये बिल्कुल ठीक बात है, FATF और नो FATF, मैं उसको बात नहीं मानता। बात यह है कि जो आदमी थ्रेश होल्ड जो है आपका टैक्स का 6 लाख रुपए का, उससे अगर ज्यादा कमाता है जमीन पे तो उसको टैक्स देना चाहिए, इसमें कोई दो बातें नहीं है। और इस टैक्स नेट को बड़ा होना चाहिए। मैं तो एग्रीकल्चर इनकम को जो उन्होंने एग्जाम्प्ट किया हुआ है, आपने 75%, 72% इकोनॉमी को आपने एग्जाम्प्ट किया हुआ है, वो क्यों एग्जाम्प्ट किया हुआ है? हम तो ये कहते ही नहीं है कि आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं, आपको टैक्स लगाना चाहिए उसकी इनकम पे। और इनकम अगर वो 6 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो जैसे मैं टैक्स देता हूं, जैसे कोई और टैक्स देता है, उनको देना चाहिए। और इस तरह की जो अनाउंसमेंट जो हैं, ये मेरा ख्याल है कि खामखाई लोगों के अंदर इस तरह पैदा करती हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, ये तो एक लेकिन इसमें दो जो डिस्टिंक्ट एरियाज हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग और एक टेरर फाइनेंसिंग, तो आपके ख्याल से क्या कोई लिंक बनता है जेम्स एंड ज्वेलरी का इसके साथ? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये टेरर जो फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग का मैं नहीं समझता कि वो ज्वेलरी से डायरेक्ट बनता हो। कोई सिकाल के ज्वेलर्स जो है ना, सारे कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। बात यह है कि अगर आप टैक्स नेट में आपको इनको लाना चाहिए ना, पहले से भी होने चाहिए, आज भी होना चाहिए। जो आदमी 6 लाख या इससे ज्यादा रुपए कमाता है इस मुल्क के अंदर साल के, उसको टैक्स देना चाहिए, पीरियड। दूसरी कोई बात ही नहीं है, मैं किसी और बात को करता ही नहीं हूं। और पाकिस्तान की फलाह जो है ना, इसमें नहीं है कि आप जो है ना नोटिसों की भरमार कर दें, जो टैक्स भर रहे हैं उनको आप तंग करें, बल्कि आपकी फलाह इस बात में है कि आप जो लोग एलिजिबल हैं टैक्स देने के, वो टैक्स नेट में नहीं है, उनको टैक्स नेट में आना चाहिए। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ रहमतुल्लाह वजीर साहब भी हैं, ये साबिक सीनियर मेंबर FBR रहे हैं, इनसे भी व्यू लेते हैं इसी मौजू के ऊपर। यू रिमेन विद मी ऑन द लाइन। जी रहमतुल्लाह वजीर साहब। जी नाज़िर साहब, बात ये है कि ये दो सेक्टर जो अब शायद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आइडेंटिफाई किए हैं पाकिस्तान में, ये वो सेक्टर हैं जिनमें यानी जो जेम्स एंड ज्वेलर्स जो हैं, और दूसरा जो सेक्टर है वो रियल इस्टेट का है, यानी लैंड डेवलपर्स और ये जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, बिल्डर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें, जब मैं इनके साथ एग्री करता हूँ ज़ुबैर मोतीवाला के साथ, कि ये हमें बहुत पहले जहाँ इनको करना चाहिए। अगर 30,000 हैं तो शायद इसमें 2-4 हज़ार ही सिर्फ फाइलर होंगे, जो FBR ने जैसे अखबारों में आया है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको हमें पहले, चूँकि हमारा मसला एक बहुत बड़ा है कि जो हमारी इकानमी है उसमें तकरीबन 60-65% जो लेटेस्ट फिगर आए हैं वो इनफॉर्मल इकानमी है। तो इनमें चूँकि रियल इस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पिछले सालों में हुई है, अभी तो काफ़ी रोकी हुई है, इस वक्त तो रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। पाकिस्तान में एक स्लो डाउन है इकानमी में, और जो ज्वेलर्स हैं उनका भी इसी तरह है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हमारा अपनी जिम्मेदारी बनती है। इस वक्त लास्ट ईयर जो FBR के पास रिटर्न आई थी वो 2.7 मिलियन थी, यानी 1.2% हमारी पॉपुलेशन के लोगों ने रिटर्न फाइल किए थे। मेरा ख्याल है कि इनको हमें आइडेंटिफाई करके इन लोगों से रिटर्न इन्फोर्स करने चाहिए, जहाँ जहाँ जो टैक्सेबल लिमिट में जिनकी भी इनकम है। और एग्रीकल्चर का तो ये है कि हमारी GDP में एग्रीकल्चर तकरीबन 21% है, और एग्रीकल्चर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है हमारे आईन में। अच्छा, आई विल कम बैक टू एग्रीकल्चर वंस अगेन। जुबैर मोतीवाला साहब, एक परसेप्शन ये भी डेवलप हो रहा है कि शायद जो हमारी एनुअल टैक्स कलेक्शन है उसमें शॉर्टफॉल आ रहा है, तो अब जाहिर बात है FATF की तलवार तो हमारे मुल्क की मईशत के ऊपर लटक रही है, लेकिन ये टैक्स कलेक्शन वाली भी तो लटक रही है। कहीं इस वजह से तो दबाव नहीं बढ़ाया जाएगा चंद सेक्टर्स की तरफ आपके ख्याल से? और चूक जी जुबैर मोतीवाला साहब। मेरे ख्याल जुबैर साहब की आवाज़ जो है मुझे वाज़े नहीं आ रही। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से उनसे रब्ता किया जाए। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, माजरत, आप अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे। एग्रीकल्चर वाली बात इट्स रजिस्टर्ड, लेकिन जो मेन इशू है वो ये है कि ये दो डिस्टिंक्ट सेक्टर्स ही क्यों? क्या आप भी मेरी परसेप्शन को समझ पा रहे हैं कि जो शॉर्टफॉल आया, जिसके बारे में आपने पिछली दफ़ा बहुत डिस्कस किया था, FBR के हेड ऑफिस में भी इसके बड़े चर्चे रहे आपके प्रोग्राम के,
तो वो वजह तो नहीं है, ऐसा परसेप्शन डेवलप हो रहा है। इसमें देखिए ना, दोनों वजूहात हो सकती हैं। एक तो FATF का प्रेशर है, चूंकि जून हमारा एक डेडलाइन है, उन्होंने एक डेडलाइन दिया हुआ है कि हमें अगर ग्रे लिस्ट से निकलना है तो हमें ये जो ड्यू डिलिजेंस ऑफ क्लाइंट्स हैं, जो इनके केस में चलें, लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। 4600 बिलियन रुपीस आएंगे कि नहीं आएंगे? 4600 रिवाइज टारगेट फॉर आवर टैक्स। हाँ, इस वक्त चूंकि और मज़ीद दुनिया में कोरोना की वजह से और उसकी वजह, पिछली दफ़ा हमने कहा था कि इतना शायद आ जाएगा 4600, लेकिन अब शायद उसमें भी मसला हो रहा है। देयर इज गोइंग टू बी स्ट्रेस। अच्छा, जुबैर मोतीवाला साहब इज जॉइंड अस अगेन। जुबैर मोतीवाला साहब, मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पर कि आपको पता है कि हमारी टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है उसमें शॉर्टफॉल आ रहा है, तो जाहिर बात है नाउ इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन शुड ब्रेस देमसेल्व्स। बहाना कोई भी बने, वजह कोई भी बने, अब आप क्रॉसहेयर में तो हैं जी। देखें, बात यह है कि जो टैक्स के टारगेट की जो शॉर्ट की बात कर रहे हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि कोई टैक्स की पेमेंट जो है ना कम हुई है। इनके एस्टिमेट्स हायर साइड पे हैं। FBR ने जो एस्टिमेट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो एस्टिमेट्स बनाए हैं वो बहुत ज्यादा हैं, हायर साइड पे थे, तो उन्होंने शॉर्ट होना ही था। वो तो जब बजट के बाद फौरन बाद जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें मैंने कहा था, आई एम ऑन द रिकॉर्ड, ये जो है ना, ये जो आपने जो मिसाल के तौर पर जो टेक्सटाइल के ऊपर आपने कैलकुलेशन की है कि इसकी सेल्स जो है वो 1500 अरब रुपए हैं। मैंने कहा ये जब ऐसी हो ही नहीं सकती। 80% जो है ना आप टेक्सटाइल आपका एक्सपोर्ट होता है और 20% यहाँ यूज होता है, विच इज नॉट मोर देन 300 से 350 बिलियन से ऊपर नहीं हो सकता है, किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। तो वो उन्होंने माना नहीं और अब 5 महीने के फिगर आ गए हैं। और जो है ना, मेरी बात ठीक है, उसके हिसाब से जब हम मल्टीप्लाई करके 12 महीने का निकालते हैं तो तकरीबन 300 बिलियन की सेल्स नजर आती है। तो जब आपका टारगेट 2/3 या 75% गलत हो जाएगा तो फिर टारगेट कैसे मीट होंगे? अच्छा, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर ये दोनों सेक्टर्स, कोई भी वजह हो, FATF की भी रीजन हो, अगर इन दोनों को अगर पूरे तरीके से टैक्स नेट में लाने की कोशिश भी की जाती है ऑर्गेनिकली, तो मेरे ख्याल से कलेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी मोर देन अ फ्यू बिलियन रुपीस। मे बी दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, मेरा ख्याल है। आप क्या कहते हैं? फिर जरा कहिएगा। मैंने कहा ये जो दो सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट के और जेम्स ज्वेलरी के, अगर पूरे तरीके से इनके ऊपर हर तरह से भी जाकर मालूमात की जाएं, तो आपके ख्याल से ऑर्गेनिकली ये कितने बिलियन रुपीस कंट्रीब्यूट कर सकेंगे नेशनल एक्सचेंजर? मैं आपको बताऊं कि ये पैसे जो है ना, ये बिसाइड्स द पॉइंट है। ठीक है, FATF ये नहीं कहता कि पैसे आपने कितने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, हमने तो ये कैलकुलेट करना है कि हम उसको नेट में हैं या नहीं है। अगर पाकिस्तान में रहता है, फिर मैं वही कहूंगा, थ्रेशोल्ड से ऊपर इनकम है तो उसको टैक्स नेट में होना चाहिए। उसका जो उसके ऊपर कमा टैक्स बनता है वो उसको डिस्चार्ज करनी चाहिए, उसकी लायबिलिटी। मैं सिर्फ ये बात कर, यानी आपका प्लेन लॉजिक है कि अगर कोई भी थ्रेशोल्ड क्रॉस करे तो उसको टैक्स नेट में अंदर होना चाहिए, और डेफिनेटली यही FATF की भी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन फिर देन आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑन अ ब्रॉडर स्केल, आप पॉलिसी देखते रहे हैं रहमतुल्लाह वजीर साहब, बात यह है कि यू हैव टू डायरेक्टली कनेक्ट द डॉट्स। क्या आपके ख्याल से वजीर साहब दीज टू सेक्टर्स आर सच के जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की गुंजाइश मौजूद है या टेरर फाइनेंसिंग की गुंजाइश मौजूद है? बड़ा क्लियर कट जवाब चाहिए सर। मेरा तो ख्याल है कि ये दो सेक्टर में ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि ये इसमें जो क्लाइंट की ड्यू डिलिजेंस है वो होती नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप इन दोनों सेक्टर से, यानी जेम और ज्वेलर से और रियल एस्टेट हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स मांगे, इनके क्लाइंट्स की डिटेल मांगे, तो नॉर्मली वो हेसिटेंट होते हैं। बिल्कुल नॉर्मली उसके बारे में तफसील देने में हेसिटेंट होते हैं। तो ये दो सेक्टर को पहले भी हमारे यहाँ, चूँकि विदहोल्डिंग इसलिए लगी थी हमारे जो रियल स्टेट में, विदहोल्डिंग इसलिए लगी थी ताकि ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो FBR के पास। और अभी गवर्नमेंट ने एक अच्छा वो किया है, जो पिछला फाइनेंस एक्ट है उसमें उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा जितने भी आपको कोई भी एसेट खरीदें उसको क्रॉस चेक से या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से पेमेंट, जिसका जिक्र आप पहले कर रहे थे प्रोग्राम से पहले भी। और मेरा ख्याल है कि इसमें भी काफ़ी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। और ये हमारा अपना, जैसे मैं जुबैर मोतीवाला के साथ एग्री करता हूँ, ये हमारा अपना फ़र्ज़ बनता है कि जो भी टैक्सेबल लिमिट की इनकम है, चाहे वो ज्वेलर्स हैं,
चाहे वो हैं, और एफबीआर को इनसे डेटा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर अब कोई ऑप्शन हमारे पास रहा नहीं। नोटेड। लेकिन यहां पर एक चीज जो है जुबैर मोतीवाला साहब, वो थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये लोग जो कि ज्वेलर्स हैं या जेम ज्वेलरी के अंदर डील करते हैं या फिर इवन के रियल एस्टेट है, आपका तो बहुत गिरफ्त है पूरे मौजू के ऊपर, तो बात यह है कि वो अपने क्लाइंट्स की डिटेल्स कैसे प्रोवाइड करेंगे? मतलब प्रिवेसी भी तो होती है एक। आज जो हेलो जी 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 जनाब, मैं ये कह रहा हूं कि असल बात यह है कि अपने क्लाइंट की डिटेल्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं जेम्स ज्वेलरी वाले या इवन फॉर दैट मैटर रियल एस्टेट। लेकिन आपकी तो गिरफ्त दोनों मौजूआत के ऊपर है, तो आप थोड़ा इस बारे में हमें बताएं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आपने एक कायदा लगाया है कि 50,000 से ऊपर लोग शनाख्ती कार्ड देंगे, आप उसको किसी सेक्टर में इम्प्लीमेंट कर नहीं सके। अगर आप ज्वेलरी में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे मुझे नहीं पता, और अगर आप कर सकते हैं तो ये तो मामला साफ है कि 50,000 से ऊपर वाले जो बायर्स हैं उनका शनाख्ती कार्ड होगा, गवर्नमेंट देख लेके किसने खरीदा है। जो ये मैं नहीं समझता कि जो है ना ये कर सके, कभी भी नहीं कर सकेंगे, ये इट इज नॉट पॉसिबल। और ये जो है ना ज्वेलर्स के साथ अगर करें तो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूं कि लोग टैक्स नेट में आए, मेरी एक ही बात है। लेकिन जेम्स से ज्वेलरी की जब आप बात करते हैं तो इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, ठीक है, सारे लोग जो है ना वो उससे नहीं लेते। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको इसमें एक देता हूँ, स्कूल फूड फॉर थॉट देता हूँ। मेंबर साहब बैठे हैं, उनसे भी पूछें कि एग्रीकल्चर जो है वो एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अब वो इनकम टैक्स जब उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि ये कहाँ से उसको क्या करेंगे? वो कहेगा मैं एग्रीकल्चर वाला हूँ भाई, मेरे पास किस चीज का तुमको शनाख्ती कार्ड चाहिए? मेरे ऊपर तो टैक्स ही नहीं है, तो मैं तो टैक्स नेट में आने के लिए मैं तो गवर्नमेंट ने मुझे एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तो उसका क्या करेंगे? और आपको पता है कि जो ज्वेलरी वगैरह जो है ना वो रूरल एरिया वाले बहुत ज्यादा लेते हैं, वही सोना भी लेते हैं, और एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो ज्यादा उसके ऊपर जो है उसके अंदर होते हैं। अब उसके मामले का एफबीआर क्या करेगा? मेरा सवाल उनसे ये है। पूछते हैं इनसे सवाल। अब इस चीज का आपको जवाब तो देना पड़ेगा सर। जैसे उन्होंने कहा कि इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल कि ज्वेलर जो है वो 50,000 रुपीज़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन सारी डिटेल्स दे कि उसके क्लाइंट कस्टमर क्या हैं, और सेकेंडली जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं प्राइमरीली, जैसे उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चरिस्ट हैं बड़े, वो अगर इस सेक्टर के अंदर गोल्ड में पैसा पार्क कर रहे हैं, ज्वेलरी में पार्क कर रहे हैं, तो फिर उनको कैसे पकड़ें? जी हाँ, वो देखो ना, बिहार के पास तो उनका डेटे की ज़्यादा अहमियत नहीं होगी, लेकिन ये है कि ये अगर हमने अपनी इकानमी को फॉर्मल करना है, और जिस तरह हमारे ऊपर फेडरल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रेशर है, तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं या ये जितने भी आपके ज्वेलर्स हैं या जितने रियल एस्टेट के वो हैं, इनके जो क्लाइंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि 50,000 भी नहीं, 50,000 तो बहुत कम फिगर है। एक्चुअल जो टेरर फाइनेंसिंग या उसके लिए जो फिगर होगी, ये जो तो फिर उनका सजेशन ठीक है ना कि 50,000 वाली शर्त रखें नहीं? 50,000 वाली शर्त जो है ना उसकी इसके लिए इतनी अहमियत नहीं है। एक्चुअली जो 10 लाख वाली बात है वो समझ में आ रही है। 10 लाख वाली जो है बिहार ने एक उसमें रखा हुआ है। जुबैर साहब 10 लाख वाली बात ठीक है, फिर 10 लाख तक ले जाई जाए बात तो मुनासिब। लाख की बात है, ठीक है जी, उसको अब उन्होंने 1% कर दिया है, पर कंपनी नहीं किया। अब उन्होंने उसको अमेंडमेंट करके उन्होंने ये किया है कि 10 करोड़ रुपए साल के अगर एक आदमी से उससे ज्यादा का अगर कारोबार करते हैं तो आपने उसको जो है ना उसको रजिस्टर होना जरूरी है। 10 करोड़ से ज्यादा कौन जाएगा? वो तो बात ही खत्म हो गई है। वो जो बात है उसमें तो बात वो तो खत्म हो गई। यहाँ जो एक शर्त है जो ये किसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। हम जो है ना मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज्यादा तकलीफ में है। हम 1989 से रजिस्टर्ड है, हम सेल टैक्स पेमेंट करते हैं। अब जो जिनको रजिस्टर होना है और हमसे बिल लेना है और टैक्स पेमेंट करना है वो तैयार ही नहीं है। जब वो तैयार नहीं है तो मुझे आप बताएं मैं किसको बिल दूंगा, कौन किससे टैक्स कलेक्ट करूंगा? वो कहते हैं जी आप 20% ले लो। एक तरफ आपने % की खिड़की खुली रखी, 3% आप फर्दर टैक्स दे दे, आप अनरजिस्टर्ड रह सकते हैं। तो जब आपने वो अनरजिस्टर्ड रहने की उनको इजाजत दी है, फिर शनाख्ती कार्ड कैसे मांग सकते हैं? जब आपने खुद इजाजत दी कि 3% आप ज्यादा भर दें और आपको कोई पूछा नहीं जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं कि जब मैंने 3% जिसने मेरे को भर दिया और मैंने सरकार को 20% भर दिया, फिर मैं उसका शनाख्ती कार्ड कैसे लूंगा? वो कहते हैं तुम नहीं लेते हो, मैं दूसरे के पास चला जाता हूँ। तो जो ईमानदार लोग हैं वो मर जाएंगे, जो छोटे लोग हैं वो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। देखिए दोनों बातें नहीं हो सकती। या तो आप एक काम करें, अगर गवर्नमेंट जो है ना बड़ी डिटरमिन्ड है तो एक दफा काम करे कि कल से कह दे
कि कोई अनरजिस्टर्ड आदमी इस मुल्क में काम नहीं कर सकता। हम ये सारे एक भी आदमी अनरजिस्टर्ड हो ही कोई ना, कोई 3% खत्म हो गया। यानी ये देखें ना, जो ज़ुबैर मोतीवाला साहब की बात है वो यही है कि गवर्नमेंट को रियलिस्टिक और ग्राउंड रियलिटीज़ को जहन में रखते हुए पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। आप क्या कहते हैं रहमतुल्लाह वज़ीर साहब? बात यह है कि वी हैव टू हैव डाइजेस्टेबल थिंग्स। ऐसे तो हम हमेशा नहीं कह सकते कि आइडियल ये है लेकिन डाइजेस्टेबल सिर्फ इतना है, तो हमें सिस्टम के लिए डाइजेस्टेबल चीज़ें बनानी है। क्या कहते हैं आप? देखो, मैं आपके साथ मैं उनके साथ एग्री करता हूँ बिल्कुल। हमें अपने ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं उसको भी देखना है, लेकिन ये जो दो सेक्टर हैं, मसलन रियल स्टेट में है, ये तो एक एसेट ख़रीदने की कोई वो कर रहा है। ये वो जो हम दुकानों पे शॉपिंग है या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है वो 50,000 वाली। यहाँ तो जो एसेट कोई ख़रीद रहा है तो उससे शनाख्ती कार्ड भी लेना चाहिए और उससे डेटा भी लेना चाहिए, क्योंकि एसेट ख़रीदने वाली बात है, यहाँ एसेट की बात है। दूसरा ये कि वो डेटा शेयर करने वाला प्रॉब्लम है सर, डेटा लेना नहीं, डेटा शेयर करने वाला इशू। हाँ, तो एफबीआर के साथ डेटा शेयर कर दें, आपका क्या पता कल आपका जहन पलट जाए, दिल बदल जाए। देखो ना, एफबीआर का कानून के अंदर ये हो सकता है, जैसे हमने जो बायलैटरल ट्रीटीज हैं उसमें हमने लिखा है कि जी ये इंफॉर्मेशन मिसयूज नहीं होगी। OECD वाली चीज़ होनी चाहिए। जी हाँ, OECD की है या दूसरी बायलैटरल है, वो सिर्फ टैक्स पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगी। तो अगर इस किस्म की चीज़ हो कि इंफॉर्मेशन टैक्स पर्पसेस के इस्तेमाल हो, और एफबीआर में देखो ना, आदमी का अगर पता चले तो वो टेरर फाइनेंसिंग और दूसरे का भी पता चल सकता है कि ये शनाख्ती कार्ड है और ये आदमी क्या कर रहा है, उसके बाकी मालूमात का भी पता हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है जो बाकी एजेंसियां हैं, नेक्टा है, दूसरे इदारे हैं, उनको ये जो टेरर फाइनेंसिंग है और इस किस्म की चीज़ें हैं उनको उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। एफबीआर को ज़्यादा इन मामलात में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि हमें जो टैक्स आ रहा है वो टैक्स भी ना आए, क्योंकि लोग घबरा जाएं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में एक खौफ एराज फैल गया, मैंने सुना है कि स्टॉक एक्सचेंज से भी शायद कोई डेटा। ओह जनाबे वाला, ये तो अब मौजूआत अब आगे आने वाले दिनों के अंदर हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। साथ ही साथ मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि जैसे कम किया था, आज बैनुल-अक़वामी मंडियाँ और पाकिस्तान की मंडी भी बेइंतहा दबाव और प्रेशर का शिकार है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।